हेलो दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान समझ रहे थे जिसमें से हम लोगों ने अनुच्छेद 11 तक जो कि नागरिकता वाला सेक्शन है वहां तक कवर हो गया। अब अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक प्रारंभ होता है क्या हमारा मूल जो अधिकार है उनका सेक्शन। मूल अधिकारों के जो सेक्शन है उसको डिवाइड किया गया था 7 भागों में। स्टार्टिंग में पर अब 6 रह गया है, पर वो जो 7 भाग थे वो कौन कौन से थे उनको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए जो 7 भाग थे वो क्या थे। समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो किसमें है, अनुच्छेद 23 और 24 में उसका उल्लेख किया गया। उसके बाद है जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यह 25 से 28 तक है। उसके बाद आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। उसके बाद आता है संपत्ति का अधिकार जो कि अब जो हमारा मूल अधिकार है उसमें न रह करके 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये किसमें जोड़ दिया गया है, 300 क में जोड़ दिया गया है, जो कि अब हमारा वैधानिक अधिकार है। भाग 12 के 300 क में जोड़ा गया है जो कि अब हमारा वैधानिक अधिकार है। पहले ये संवैधानिक अधिकार था, उसके बाद इसके प्रावधान के हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि मतलब संविधान संशोधन जब तक नहीं हुआ था तब तक उसके बिहाफ पर सरकार काम कर रही थी। जो संपत्ति का अधिकार था उसको बाईपास कर रही थी 9वीं जो अनुसूची थी उसके माध्यम से। पर 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और वैधानिक अधिकार बना दिया गया। और ये 9 जो 19 है उसमें भी जो संपत्ति का अनुच्छेद 19 है उसमें भी जो संपत्ति का अधिकार था उसको भी समाप्त कर दिया गया, उसमें भी अच्छी चीजें रह गई। उसमें आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में है। ये क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में, यही 7 भाग थे शुरुआत में, जो कि अब इसको समाप्त होने के बाद अब ये 6 रह गए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समता का अधिकार। यही जो है यही मेन है, मतलब जो हमारा संविधान है इसके अगर इसको हटा दिया जाए उसके बाद कुछ भी नहीं है। संविधान में यही जो मेन प्रावधान ये मतलब नागरिक होने पर आपको यही अधिकार स्पेशल तौर पर प्रदान किए जाते हैं। उसके बाद इसी में दिया गया अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13, ये दोनों डेफिनेशन दिए गए हैं, यानी जो संविधान में शब्द आएंगे उनको डिफाइन किया गया। तो अनुच्छेद 12 में शब्द डिफाइन किया गया और अनुच्छेद 13 में बोला गया अल्पीकरण होगा किस प्रकार से संविधान का। पहले अनुच्छेद 12 देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है, राज्य शब्द की परिभाषा दिया गया, यानी जो संविधान पूरा संविधान है उसमें जो भी राज्य शब्द यूज किया जाएगा संविधान का जो मूल अधिकार वाला सेक्शन है उसमें जो राज्य शब्द यूज किया जाएगा उसका क्या मतलब होगा। उस जो राज्य शब्द है उसका मतलब पहले ही अनुच्छेद 12 में डिफाइन कर दिया गया। उसके बाद जो भी राज्य शब्द प्रयोग हुआ है उस सबका मतलब एक ही है। वो राज्य शब्द क्या है, ये जो राज्य शब्द है इसका कहने का मतलब है कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और संसद, मतलब कि जो भी कार्यपालिका है, जो भी संसद है, उसके जितने भी अंग है वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे, वो सभी राज्य के अंतर्गत आएंगे। और क्या, राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और राज्य विधानमंडल, यानी जो राज्य सरकार है वो भी किसके अंतर्गत आएगी, केंद्र सरकार राज्य शब्द के अंतर्गत आएगी। राज्य सरकार वो भी राज्य शब्द के अंतर्गत ही आएगी, यानी जो राज्य शब्द है उसका क्या मतलब हुआ है। उसके बाद जो राज्य शब्द है उसका क्या मतलब हुआ, अस्थायी शासन निकाय अर्थात नगर पालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड जो है, सुधार न्याय, यानी जो भी स्थानीय स्वशासन है जैसे प्रधान हुआ, न्यायपालिका हुआ और जो भी चीजें आएंगी वो सभी राज्य शब्द के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद आता है सभी न्याय निकाय अर्थात वैधानिक या गैर वैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, जिन भी चीजों में सरकार का 50% से अधिक हिस्सेदारी है वो सभी क्या आ जाएगा, वो सभी राज्य के अंतर्गत परिभाषित किया जाएगा। उन राज्य में यदि कहीं पर भी मतलब ये जो पहला जो अनुच्छेद 12 जोड़ा गया है, ये 12 में ये बताया गया कि हम इन मौलिक अधिकारों को कहाँ पे लागू करेंगे और जो लागू करेंगे हर जगह राज्य का मतलब तो डिफाइन करता नहीं जाएगा। इसीलिए अनुच्छेद 12 में पहले ही राज्य का मतलब समझा दिया गया है कि राज्य शब्द का मतलब क्या होगा, यानी राज्य शब्द जो है वो सरकार हो, केंद्र सरकार में हो, राज्य सरकार में हो, या फिर प्रधान हो, नगर पालिका में हो, जो भी हो, या फिर आपका सरकारी अस्पताल हुआ, तो या फिर कोई ऐसी कंपनी जिसमें सरकार का हिस्सेदारी अधिकतम है,
और अभी तो मतलब अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोल दिया है कि जो भी चीजें जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का हस्तक्षेप है वो सभी चीजें राज्य के अंतर्गत आएंगी। यानी राज्य शब्द ये तो है राज्य शब्द, यानी राज्य शब्द का इसमें डेफिनेशन दिया गया। अब इसके बाद जो अनुच्छेद आएंगे जैसे 14, 15, 16, 17, 18, 22 अनुच्छेद 35 तक, उनमें इन्हीं राज्य मतलब जहां भी राज्य शब्द प्रयोग होगा वहां इन सब मतलब ये सभी चीजें उनमें शामिल हो जाएंगी। वो छोटी स्थानीय मतलब छोटे शासन से लेकर के बड़ा शासन तक सब उसके अंतर्गत आ जाएगा राज्य शब्द के अंतर्गत। तो ये राज्य शब्द का डेफिनेशन है जो कि मौलिक अधिकारों के लिए दिया गया है कि क्या होगा राज्य। उसके बाद अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 में यह बताया गया है कि जहां पर भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा वो उतना भाग जो है वो शून्य हो जाएगा, चाहे वो कोई भी विधि बनाए, चाहे आपका प्रधान विधि बनाए, चाहे देश के प्रधानमंत्री विधि बनाए, यानी संसद में विधि बने, या फिर आपके राज्य के विधानमंडल में विधि बने, या फिर कोई ऐसी संस्था जो कि जिसे राज्य शब्द के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जैसे नगर पालिका हो गया, ONGC जैसे संस्थाएं होंगे जिनमें सरकार की हिस्सेदारी मैक्सिमम है, LIC हो गया, इन सब जगहों पर यदि कोई विधि बनाएगा तो क्या करेगा, वो मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। यदि मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो अनुच्छेद 13 की तहत जितना भाग में मौलिक अधिकारों का हनन होगा उतना भाग न्यून हो जाएगा, यानी उनका न्यूनीकरण हो जाएगा। या फिर उसको ऐसा कर सकते कि यदि किस मतलब प्रत्यक्ष रूप से ना होकर के प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है तो उसको क्या करते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में उठाने का अधिकार भी इसी के तहत दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं, हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं। ये किसमें दिया गया, अनुच्छेद 13 में दिया गया। और इसमें इसका डेफिनेशन में जो दिया गया वो क्या दिया, अस्थायी विधान या संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक यदि है और उसमें कहीं पर भी यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो उतना भाग शून्य हो जाएगा, अपने आप ही शून्य हो जाएगा। या फिर किसी को ऐसा लगता है कि वो शून्य नहीं किया गया तो उसको आप सुप्रीम कोर्ट में ले जा करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट बाध्यकारी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाध्यकारी है। इस अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है तो वो बाध्यकारी है, वो पहले उस मामले को सुनेगा। उसके बाद क्या है, अस्थायी विधियां, राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश ले आ जाती है उनमें भी कहीं मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। यदि कहीं हनन होता है मौलिक अधिकारों का तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेदों के तहत 32 और 226 के तहत। तो चाहे अस्थायी विधि हो चाहे अस्थायी विधि हो, किसी भी प्रकार से आप देश के नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है उसका हनन नहीं कर सकते। उसके बाद प्रतियोजित विधानमंडल, यानी जो हमारे ये जो IAS IPS ये लोग जो हैं, अगर साधारण जैसे क्या होता है कि जब कहीं दंगा फसाद हो जाता है तो वहां पर लोगों को एकत्रित होने से मना कर दिया जाता है, पर यदि सीधा साधारण सब कुछ सामान्य है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके DM उठे और कह दे किसी को भी 4 लोगों को कहीं इकट्ठा होने की अनुमति नहीं, बिना किसी कारण। ऐसा वो नहीं कर सकते। ऐसा करने से हमारा जो मौलिक अधिकार है, जो संगठन बनाकर रहने का अधिकार 19 के तहत अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो आता है उसका हनन माना जाएगा। और वो जो उनका आदेश होगा वो पूरी तरह से वही निरस्त हो जाएगा, या फिर उस आदेश के खिलाफ आप डायरेक्ट हाई कोर्ट 226 के तहत या सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत जा सकते हैं। उसके बाद आता है विधि के गैर विधायी स्रोत, जैसे रूढ़ी प्रथा, यानी जो ये कोई भी प्रथा हो, मान लीजिए आपका कोई खानदान है, उसमें ये प्रथा है कि आप नर बलि देते हैं, किसी मनुष्य को पकड़ते हैं उसकी बलि देते हैं, तो आपके लिए तो ये प्रथा है, पर जो वो मनुष्य है उसके जीवन के अधिकार का ये हनन है अनुच्छेद 21 के तहत। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, यानी ऐसी जो विधियां हैं वो लागू नहीं हो सकती, इनका पूरी तरह से खंडन किया गया है। किसमें किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 उनको तुरंत निरस्त कर देगा। अनुच्छेद 13 के तहत आप अनुच्छेद 13 में लिखा है कि आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया। 1973 केशवानंद भारती वाला जो मामला है बहुत फेमस है, इसमें ये केस हार गए थे पर देश जीत गया। ये जो इस मामले में जो 1973 में हुआ था, इसमें यह बोला गया है सीधे कि यदि कहीं पर भी मतलब उसके पहले क्या माना जाता था, उसके पहले ये माना जाता था कि संसद के पास ये अधिकार है कि वो जब भी संविधान संशोधन करेगी तो संविधान संशोधन के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकता। पर 1973 के बाद ऐसा नहीं है। 1973 के बाद सरकार संविधान संशोधन करती है तो न्यायालय के पास ये अधिकार है कि
वह क्या कर सकता है, उसकी समीक्षा कर सकता है कि कहीं जो संविधान का मूल ढांचा है जिसमें नागरिकों को जो स्वतंत्रता, जो मौलिक अधिकार दिए गए उनका कहीं हनन तो नहीं हो रहा है। यदि हनन हो रहा है तो उतना विधि क्या हो जाएगा, न्यून हो जाएगा। अनुच्छेद 13 के तहत उतना विधि को क्या कर दिया जाएगा, उतनी विधि को, यानी जो भी मान लीजिए 10 लाइन का कोई अध्यादेश है या फिर 10 लाइन का कोई विधेयक है, उसमें से एक विधि में कोई मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो एक विधि शून्य हो जाएगी, बाकी 9 लागू हो जाएंगे। और यदि आप संविधान संशोधन किए 2/3 बहुमत अनुच्छेद 368 की तब भी आपको ये अधिकार नहीं है कि आप पूरी तरह से अनुच्छेद 13 को बाईपास कर पाएंगे। ये केशवानंद भारती के बाद ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है। तो ये था अनुच्छेद 12, 13। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे समता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक नेक्स्ट वीडियो।